हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। जो भी आज का टॉपिक है बायोलॉजी का रिवीजन। केमिस्ट्री का हमारा रिवीजन चल ही रहा है और फिजिक्स का भी हमारा रिवीजन चल ही रहा है। जो बाकी था वो कैसा बायोलॉजी था, ठीक है। बायोलॉजी का हमारा रिवीजन आज स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग वही सेम ओसवाल की बुक से, जैसे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वैसे ही हम लोग ओसवाल की बुक से बायोलॉजी का भी रिवीजन अब करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सामने है हमारा रिवीजन, हम स्टार्ट करते हैं। मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक पढ़ते 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 हमारा रिवीजन हम लोग खत्म कर लेंगे। देखो बड़े ध्यान से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का सबको पता है, नाम क्या है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हम लोग पढ़ने वाले आज का अगर बताऊं तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बस खाली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने जो अंडरलाइन किया सिर्फ आज वो लिखने वाला है। क्या क्या आपका, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम लोग पढ़ेंगे, फ्लावर के बेसिक पार्ट्स को देख लेंगे जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो हमारे एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। और हम लोग मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में आज समझ लेंगे। देखना बड़े ध्यान से, स्टार्ट करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सबको पता है, बच्चे को पता है। पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर आर, चार बेसिक पार्ट फ्लावर के अंदर होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड, थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करना चाहूँ तो ठीक है, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टिल्स। अगला क्या है, द फोर बल्ब्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच्ड ऑन अ सेंट्रल, मतलब क्या है, चारों के चारों जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, बल्ब्स मतलब क्या, चारों जो फ्लावर के पार्ट हैं वो एक आपका कॉमन एक्सिस पे जाके इकट्ठा होते हैं, उसको मैं क्या बोलता हूँ, थैलेमस। क्या बोलता हूँ, थैलेमस बोलता हूँ। तुमसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा वो व्हाट इज थैलेमस, तो आप इसको लिख करके आ जाएंगे कि थैलेमस क्या होता है आपका, जो फ्लावर के चारों बल्ब्स हैं वो एक सेंट्रल एक्सिस पे आकर के अटैच होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। अब फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, क्योंकि पूछेगा बेसिक सवाल, देखो आपका 1 नंबर 2 नंबर के सवाल आ सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, ऐसा फ्लावर जहां पर मेल पार्ट भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो। यूनिसेक्सुअल क्या होता है आपका, क्या एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट वहां प्रेजेंट है, या तो मेल या फिर फीमेल। आज जो डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखते हैं बड़े ध्यान से। हमारा पहला क्या आ गया आपका, एंड्रोशियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक, ज्यादा ऊपर चला गया। एंड्रोशियम देखना क्या होता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ स्टेमेंस। एंड्रोशियम में कौन आते हैं, आपके स्टेमेंस आते हैं। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट, मतलब क्या है, अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर्स में जो आपका स्टेमन की लेंथ होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्टेमन में 3 पार्ट होते हैं आपके, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट और एक होता है कनेक्टिव। जब हम लोग जाते हैं क्या पढ़ते हैं, ये दोनों पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं, एंथर और फिलामेंट। लेकिन आपका कनेक्टिव भी एक पार्ट होता है, स्टेमन के अंदर ही होता है, जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि कनेक्टिव क्या चीज है, ठीक है। जो नाम है वैसे इसका काम है, ठीक है। एंथर अगर देखते हैं तो इट इज द टर्मिनल मतलब जो एंड पे होता है, बाइलोब्ड पार्ट ऑफ द स्टेमन, मतलब उसके अंदर क्या होता है आपके, ऐसे 2 लोब, अगर आपने देखा होगा तो 2 लोब्स के अंदर होते हैं, जो क्या होता है तुम्हारा, इट इज अटैच्ड विद द फिलामेंट, जो क्या होता है आपका नीचे से फिलामेंट से अटैच होता है। अब बाइलोब्ड एंथर, अब क्या है, जो आपका बाइलोब्ड मतलब उसके अंदर 2 लोब्स हैं और एक एक लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। एक एक लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें थीका बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, बाइलोब्ड है और थीका भी कितने, 2 हैं, तो क्या बोलेंगे, डाइथीकस बोलेंगे। अगला क्या लिखा है आपका, हो गया इतना हमारा कम। ईच लोब हैज 2 पॉलन सैक्स, मतलब क्या है, एक लोब के अंदर 2 पॉलन सैक्स होते हैं। सैक्स का मतलब क्या होता है आपका, बोरी होती है, फिर एक चीज का ढेर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग सैक्स बोलते हैं। तो पॉलन से मतलब क्या, पॉलन का ढेर होता है। और पॉलन सैक्स को बायोलॉजी की भाषा में क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है। Therefore, इसलिए क्या लिखा है, एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि उसमें 4 पॉलन सैक्स होते हैं। तो तुम इसको यहाँ पे स्लाइड में लिखेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोलते हैं, तुमसे सवाल पूछेगा एग्जाम में, व्हाई pollen sacs is known as tetrasporangiate, तो क्या लिखेंगे, सॉरी, why anther is known as tetrasporangiate, because it contains 4 pollen sacs। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 होता है, because anther contains 4 pollen sacs। ठीक है, यहाँ पे भी साइड में गिर गया था पानी, तो उस पानी की वजह से पूरा का पूरा फर्श जो है वो खराब हो चुका है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाथ रखा भी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब देखना क्या लिखा है यहाँ पे, अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, तो क्या होगा तुम्हारा एक लॉन्गिट्यूडिनली यहाँ पर गड्ढा होता है जो क्या करता है, दोनों थीकास को सेपरेट करने का काम करता
ग्रूव मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है, ठीक है। अब क्या तुम्हारा फिलामेंट हो गया, इट इज द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक पार्ट ऑफ द स्टेमन, जब का लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट होता है, इट इज इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल्स ऑफ द फ्लावर। मतलब क्या है, जिसका दूर वाला एंड है क्या होता है, थैलेमस या फिर सेपल से फ्लावर के, सॉरी पेटल से फ्लावर के अटैच होता है। अगला देना कनेक्टिव, अब देखना ये लाठी में क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं, और जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है वही सवाल है। तो कनेक्टिव क्या होता है, द स्ट्रक्चर विल कनेक्ट द एंथर लोब्स इज नोन एज कनेक्टिव। मतलब यहाँ बीच में आपका एक स्ट्रक्चर है जो एंथर के लोब्स को कनेक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। अगला देखना ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अगर हम लोग एंथर का टीएस निकालते हैं तो क्या होता है, द एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अब बताओ टेट्रागोनल का मतलब क्या है, गोनल मतलब क्या होता है, साइड्स होते हैं, और टेट्रा मतलब क्या होता है, चार होता है, मतलब जो चार साइड्स का बना होता है उसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल। It consists of 4 microsporangia or pollen sacs located at the corners, 2 in each lobe। पहले से परिचित पता है। अब the microsporangia develop to become pollen sac। मतलब क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर की डेवलपमेंट होती है, उससे क्या बनते हैं तुम्हारे पॉलन के ढेर बनते हैं, या फिर पॉलन सेक्स आपके बनते हैं। अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डायग्राम में दिया हुआ था, अगर मैं निकालना चाहूँ तो ठीक है, ये तो हमारा है ही, 2 मिनट में समझ रहे तो ये रहा, ये देखो यहाँ पे पॉलन सेक्स। अगर अगला वाला देखना चाहता हूँ, चलो ठीक है, अगला कोई दिया नहीं है इतना अच्छे से, लेकिन आपको यही पूरा का पूरा आपका एक ट्रांसवर्स जंग एंथर आपका यही है, ठीक है। इसी में क्या है तुम्हारा कहीं ना कहीं बीच में कनेक्टिव है आपका, चार क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, यहाँ पे स्पोरेंजियल टिश्यू बोलते हैं जिसके अंदर सेल्स होते हैं प्रेजेंट, और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलपमेंट होती है तो क्या बनता है तुम्हारा पॉलन सेक्स बनते हैं, ठीक है। वो चीज आपको यहाँ पर लिखी है एनसीईआरटी में। फिर क्या देखो लिख दिया है यहाँ ऊपर, अब क्या लिखा है, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द लेंथ, मतलब कि एंथर की पूरी लेंथ पे आपका ये रहता है। दीज आर पैक्ड विद, अब क्या इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, पॉलन सैक्स, तो पॉलन का ढेर, मतलब उसके अंदर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स आपके उसके अंदर होते हैं। अगला क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक। मतलब क्या है, अब एक पॉलन सैक का स्ट्रक्चर क्या होते हैं, 4 पॉलन सैक्स होते हैं, एक को हमने उठाया और इसका स्ट्रक्चर अब देखना शुरू कर रहे हैं। देखो बड़े ध्यान से, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है भाई इसमें, ठीक है। कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो जबरदस्ती हो रहे हो, बच्चे जानबूझ के होते हैं स्टार्टिंग में कंफ्यूज। बॉटनी है मतलब इसका मतलब थोड़ी है कि बॉटनी एकदम बड़ा, मतलब एकदम रद्द सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है भाई। समझने का ट्राई करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। जबरदस्ती अगर कंफ्यूज होना चाहोगे तो कंफ्यूज होते ही रहोगे फिर। देखो क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक, इट इज सर्कुलर होता है, सबको पता है भाई, अभी तुमने देखा है। एंड इट इज जनरली सराउंडेड बाय वॉल्स, मतलब क्या है, 4 वॉल्स के द्वारा तुम्हारा ये सराउंडेड होता है। कौन कौन सा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। अब अगर तुमको इसका स्ट्रक्चर देखना है तो तुम यहाँ पर देखो मुझे पॉलन सैक का स्ट्रक्चर, ये देखो माइक्रोस्पोरेंजियम फिर पॉलन सैक, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, और माइक्रोस्पोर मदर से बीच में रहता है ये सब। तो देखो फटाफट के अंदाज में, the first 2 layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the dehiscence का मतलब क्या होता है, फटना होता है। क्या होता है, फटना। देखना बड़े ध्यान से, जो पहली 2 लेयर्स हैं, पहले तो मतलब एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, ये लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं लोग, आपका प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और ये लोग किस चीज में हेल्प करते हैं, डिहाइसेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये लोग हेल्प करते हैं किसमें, उसी वाला, ये जो पानी यहाँ पर गिर गया फर्श पे, जो भी यहाँ से जा आ रहा है उसकी नजर उस पानी पे ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी गिर गया और टाइल्स जो है वो व्हाइट है, और टाइल्स पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है आपका, खराब हो जा रहा है पानी की वजह से, क्योंकि व्हाइट टाइल्स है यहाँ पर। और देखो क्या लिखा हुआ है, the first 2 layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen। मतलब क्या करता है आपका, एक तो प्रोटेक्शन करेगा हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम का, और दूसरा कैसा काम है, क्या करता है आपका, डिहाइसेंस। क्योंकि क्या है, अगर पॉलन ग्रेन एक बार में आपका डेवलप हो चुका है, पॉलन ग्रेन उसके अंदर है, तो पॉलन ग्रेन को हमको दूर दूर तक भेजना है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसलिए क्या करता है, पॉलन ग्रेन आपका ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये पूरा का पूरा फटता है, और पॉलन ग्रेन पूरे हवा में बिखर करके आपका दूर दूर तक पहुंच जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। फिर क्या लिखा है, द मिडिल लेयर्स एंड द इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग टेप्टम बोल रहे हैं, किसी में बताता है, नरिशमेंट में हेल्प करता है यंग पॉलन। अगला क्या है, द सेल्स ऑफ टेप्टम पसेज डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन। तो देखो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, जो टेप्टम के सेल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म है। अब देखना डेंस का मतलब क्या हो, यहाँ पर डेंस मतलब घना साइटोप्लाज्म, डेंस मतलब घना साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म आपका घना क्यों है, देखना क्यों है,
साइटोप्लाज्म देखना, अब टेप्टन का काम क्या होता है? टेप्टन का काम है जो भी पोलन ग्रेन आपका यंग है उसको नरिशमेंट को खाने पीने का सामान देना, और साइटोप्लाज्म क्या होगा? खाने पीने के सामान से भरा हुआ है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको? डेंस साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। इसलिए तो ये काम आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। more than one nuclei. When the anther is young, जबकि आपका anther young है, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies. जो anther आपका young है, compactly मतलब क्या? बहुत पास अरेंज, एकदम आस पास अरेंज, होमोजेनस सेल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। यही सेंटर में होते हैं, कहाँ पर? माइक्रोस्पोरेंजियम के। बाकी सब कुछ आपके शब्द लिखिए, होमोजेनस का मतलब कॉमन ओरिजिन या फिर एनवायरनमेंट का कॉमन हो, जो आपसे लोग आए हैं। वायबिलिटी मतलब क्या है? सर्वाइव करने की ताकत, जिंदा रहने की ताकत, जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला देखना, आज मेल को भाई पूरा डिटेल में कर देंगे, उसका फीमेल को कल कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब क्या लिखा जाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस का मतलब क्या है? किसी का बनना। When the anther develops, जब क्या होगा? एंथर आपका धीरे धीरे मैच्योर होगा। Each cell of the sporogenous tissue may undergo meiotic division to form microspore tetrad. मतलब क्या होगा? हर एक सेल किसका? स्पोरोजेनस टिश्यू का, जो स्टार्टिंग में यंग एंथर में होते हैं, इनके अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी और तुम्हारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। ऐसे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे 4 के फॉर्म में। टेट्राड मतलब क्या होगा? 4 की फॉर्म में आपको माइक्रोस्पोर बनते हुए दिखाई देंगे। Each cell of the sporogenous tissue is a microspore mother cell या फिर pollen mother cell। मतलब क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल क्या होगा? माइक्रोस्पोर का मां होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर बन रहा है। इसीलिए हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स को क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, माइक्रोस्पोर की मां है या फिर माइक्रोस्पोर क्या है? तुम्हारा पॉलन है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? पॉलन मदर सेल बोल रहे हैं। देखो क्या लिखा है? The process of formation of microspores from PMC through meiosis is called microspore। तो फिर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा। Dehiscence of anther, the microspores get arranged in the form of in the group of 4 cells को हम लोग टेट्राड बोलते हैं, and each group is called a microspore tetrad। As the anther mature and dehydrate, मतलब पानी की कमी होगी, the microspores dissociate from each other and develop into pollen। क्या होगा? माइक्रोस्पोर एक दूसरे से धीरे धीरे जैसे जैसे जो एंथर है वो क्या होगा? मैच्योर होगा, उसके अंदर क्या होगी? डिहाइड्रेशन होगी। माइक्रोस्पोर जो 4 की फॉर्म में थे वो क्या होंगे? एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, और हर एक माइक्रोस्पोर से क्या बन जाएगा? पॉलन ग्रेन बन जाएगा। बात खत्म हो गई। फ्रॉम ईच माइक्रोस्पोरेंजियम थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर। बातें खत्म हो गई। अब पॉलन ग्रेन क्या होता है? तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट, जहां से गैमेट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो सेल गैमेट को बनाने में हेल्प करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? गैमेटोफाइट बोलते हैं। देख लेना भैया आसानी है। pollen grains germinate and give rise to male gametophyte। जाहिर सी बात है, these are spherical measuring about 25 से 50 माइक्रोमीटर in diameter। याद कर लेना। pollen grains are well preserved as fossils due to the presence of, अब क्या pollen grains को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं फॉसिल्स के रूप में, मतलब फॉसिल्स के रूप में ये लोग प्रिजर्व्ड रहते हैं कई दिनों तक, कई सालों तक। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होती है? आपकी स्पोरोपोलेनिन नाम की टफ लेयर आपकी होती है, स्टेबल मटेरियल होता है तुम्हारा। अ pollen grain has 2 layered wall, namely अ pollen grain में क्या होती है? 2 लेयर की इसमें अंदर वॉल होती है, एक एक्साइन और एक तुम्हारा इंटाइन। एक्साइन देखना, समझ लेना। खत्म है भाई अभी आपका, ठीक है। अगला 2-3 मिनट में, 2-3 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट में आपका ये खत्म हो जाएगा पूरा। बस ये तक पढ़ना है। देखो क्या लिखा है, कुछ डायग्राम से इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख लीजिए लास्ट में। एक्साइन इज द हार्ड आउटर लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेन। पोलन ग्रेन में 2 लेयर होती है, एक्साइन और एक एंटाइन। एक्साइन क्या है? तुम्हारी सबसे बाहर वाली लेयर है, किससे बनी? एक बहुत टफ मटेरियल, स्पोरोपोलेनिन। द स्पोरोपोलेनिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। तो बहुत हार्ड होता है, बहुत रेजिस्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट कैन विथस्टैंड, देखो क्या है ये, क्या झेल सकता है? हाई टेम्परेचर को झेल लेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली को यहाँ पर झेल सकता है, इसको कुछ भी फर्क इन सबसे नहीं पड़ेगा। इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, एंजाइम से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है एंजाइम से, एसिड से, एल्कली से या फिर हाई टेम्परेचर से। अगला देखो, एंजाइम में क्या होता है? आपका एपर्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म पोर्स बोलते हैं, जहां पे स्पोरोपोलेन। अब देखो पूरे एंजाइम पे क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, एक जगह एक एपर्चर, एक छेद वहां पर है जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। इसका काम क्या है? अभी आगे आएगा इसका काम क्या है, अभी तो नहीं, अगले क्लास में आपका आगे आएगा। अगले भी नहीं बोल सकते, अगले क्लास में जब हम लोग वहाँ पे फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे होंगे तब आपका ये काम आएगा।
अब देना फिर क्या है और काम आएगा। और प्लस जिन लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर उनको पता होगा क्या काम है इसका। एंटाइल, इट इज द इनर थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो पूछेगा एंटाइल किस किस चीज का बना है, एक्साइल किस चीज का बना है, स्पोरोपोलिन का, एंटाइल सेलुलोज और पेक्टिन का। अब जो क्या है, अ मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स टू सेल्स नेमली वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। मतलब क्या है, एक मैच्योर पोलन ग्रेन में दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक तुम्हारा जनरेटिव। दोनों पहले पढ़ लेते हैं। वेजिटेटिव क्या हो गया, इट इज द बिगर सेल हैविंग अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। क्योंकि आपका ये बड़ा वाला सेल है, इसमें क्या है, फूड रिजर्व, बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है रिजर्व फॉर्म में। और क्या है, एक आपका इररेगुलर शेप सेल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा ये वाला डायग्राम, मैं भी दिखा दे रहा हूँ वैसे। ये वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, पोलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ बना दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस वन से क्या बनेगा, डायड बनता है, मियोसिस से क्या बन जाते हैं, टेट्राड, 4 सेल एक साथ माइक्रोस्पोर्स आ जाते हैं। ठीक है, बाकी भी इसको जनरेटिव सेल हमारा आखिरी टॉपिक आज का। इट इज द स्मॉलर सेल दैट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। क्या आपका छोटा सा सेल है जो क्या करता है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आपका घूमता रहता है। स्पिंडल शेप का होता है, डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। पोलन ग्रेन्स का होता है तुम्हारे, दीज आर जनरली शेडेड टू सेल स्टेज इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब क्या है, 2 सेल स्टेज में आपके ये लोग फीमेल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अदर प्लांट्स में क्या होता है, आपका जो जनरेटिव सेल है ये लोग डिवाइड, इनके अंदर माइटोसिस एक बार और होती है और 2 मेल गैमेट तुम्हारे बन जाते हैं पोलन ग्रेन के गिरने से पहले। तो क्या है, जनरली क्या होता है तुम्हारा 2 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन आपके शेड हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है तुम्हारा, उनके अंदर क्या हो जाती है, माइटोसिस हो जाती है, जिससे आपके 2 गैमेट बन जाते हैं और 3 सेल स्टेज में आपका ये काम होता है, मतलब शेडिंग होती है। अगला क्या है, वंस दे आर शेड, अगर पोलन ग्रेन एक बार गिर गया तो कहाँ पहुंचना पड़ेगा, ये देखो स्टिग्मा के पास पहुंचना पड़ेगा, फीमेल पार्ट के पास पहुंचना पड़ेगा, जिससे पहले कि ये अपने जिंदा रहने की ताकत को खो दे, वायबिलिटी को खो दे। अगला क्या है, द पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन्स रिमेनिंग वायबल वेरीज एंड डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब क्या है, पोलन ग्रेन कितने टाइम तक वायबल रहेगा, वायबल मतलब कितने टाइम तक जिंदा रहेगा, ये डिपेंड करता है आसपास के माहौल पे, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, अब देना ध्यान से, इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी, जो जिंदा रहने की ताकत है, कुछ सीरियल्स में आपका राइस की पोलन ग्रेन अगर है, व्हीट की है, इन सबके तो आपके 30 मिनट तक जिंदा रहती है। वेल सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, ये आपका महीनों तक जिंदा रह जाती है। महीनों तक ये लोग ऐसे जैव की त्यों रहेंगी, चाहे इनको आसपास कुछ भी हो रहा हो। अगला क्या है आपका, पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स लाइक पार्थिनियम। अब देना, कुछ ऐसे प्लांट्स जिनकी पोलन ग्रेन क्या होती है, एलर्जिक होती है इंसानों के लिए, जिससे क्या होता है तुम्हारा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिससे आपका एस्मा वगैरह आपको हो सकता है, या फिर आपको ब्रोंकाइटिस वहां पर होने के चांसेस होते हैं। और सब कहानी वाली बात है आपको, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या होता है तुम्हारा, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, जाहिर सी बात है। पोलन टैबलेट्स को हम लोग फूड सप्लीमेंट्स के रूप में लोग इसको यूज करते हैं। अगला क्या है, pollen consumption in the form of tablets and syrups increase the performance of athletes and race horses। क्या होता है आपका, एथलीट वगैरह पोलन को कंजप्शन इसका करते हैं टैबलेट और सिरप की फॉर्म में। इससे क्या होता है, उनके अंदर आपका परफॉर्मेंस उनकी बढ़ जाती है, और जो आपके घोड़े रहते हैं रेस वाले, उनको भी ये खिलाया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। अगला क्या है, पोलन ग्रेन को स्टोर करना भी पॉसिबल है सालों तक। कहाँ पर, लिक्विड नाइट्रोजन में, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। पोलन को जो आपका बैंक में, पोलन बैंक में स्टोर होती है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए स्टोर होती है। इसी के साथ हमारा आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अपना ये ब्रोंकाइटिस का इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन द ब्रोंकियल ट्यूब्स। क्रॉप ब्रीडिंग आपका डील्स विद द प्रोडक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर फिनोटाइप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव्ड न्यू वैरायटीज। इसे हमने देख ही लिया है, डायग्राम इसका कोई और है, काम का देखेंगे डायग्राम है जो काम का। अगला आपका डायग्राम होता है एसिमेट्रिक स्पिंडल, इसको मैं कल बढ़ा दूंगा, इस वाले डायग्राम को मैं कल बता दूंगा। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म हो चुका है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख लिया, और क्या देखा हमने, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा है, बताना भाई सब, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने यहाँ पर देख लिया,
अगला क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे बोर्ड के एग्जाम में सवाल आते हैं, वो क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर यहाँ पर देख लिया है। ऐसे ही अगले 3 से 4 लेक्चर में ये पूरा का पूरा बड़ा चैप्टर जो एनसीईआरटी का है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ाई लिखाई सब अपनी अपनी करते रहो। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।